नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, आज फिर एक किताब की बात। मैं किताबों की बात लगातार करता रहूंगा आने वाले दिनों में भी, कुछ दूसरे जरूरी विषयों के साथ। तो आज जो किताब मुझे मिली कुछ दिन पहले डाक से, तो मैं थोड़ा हैरान हुआ। किताब है नोबेल के कुछ नाम, यानी कुछ ऐसे लेखकों के बारे में जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। लेखक इसके हैं शिव प्रसाद जोशी। शिव प्रसाद जोशी लेखक के साथ संपादक भी कहना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी रचनाएं इन लेखकों की संकलित हैं। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। अमूमन इस तरह की किताबों का चलन है कि किसी को नोबेल मिल गया, नोबेल विजेताओं की सूची, परमवीर चक्र प्राप्त योद्धाओं की सूची, या ऐसी किताबें। लेकिन इसके लेखक और संपादक शिव प्रसाद जोशी थे, जो मेरी निगाह में बहुत गंभीर काम करने वाले लेखक और कवि हैं। उनकी कविताओं का मैं प्रशंसक रहा हूं। तो मैंने इसको पलटना शुरू किया, और पलटते मेरी समझ में आया कि मेरे हाथ में एक बहुमूल्य प्राप्ति है, जिसे मुझे आपसे साझा करना चाहिए। इस किताब में कुछ लेखकों का, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ब्यौरा भर नहीं है। उनकी कोई आत्मकथा या जीवनी या उनकी कुछ रचनाएं भर नहीं है। उनके बारे में एक पूरा परिप्रेक्ष्य मिलता है, बड़ी सुलझी हुई दृष्टि के साथ, और बड़ी सजग चौकस और बहुत ही सजल सजीव भाषा में, जो शिव प्रसाद जोशी की है। जैसे इसमें लेखकों की तो पूरी सूची है। आप इसमें विलियम फॉकनर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे से लेकर हांगकांग, एनी ऑर्निथ सबको पढ़ सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि उनको किस तरह रखा गया है, उनके कौन से हिस्से चुने गए हैं। जो शुरू होती है किताब, वो शुरू होती है स्वेतलाना अलेक्सीविच से, बेलारूस की लेखिका, जिनके बारे में जब उनको नोबेल मिला तो कहा गया कि ये न उपन्यासकार हैं, न कवि हैं, ये मूलतः पत्रकार हैं। लेकिन जो उनकी किताब है, वो तमाम शास्त्रीय उपक्रमों को पार करके जाती है। और यहाँ जो अंश है जो प्रकाशित हुआ है, उनकी किताब है वॉइसेस ऑफ चेरनोबिल। चेरनोबिल आपको याद होगा, जहां के विकिरण ने भयानक तबाही फैलाई थी, और सोवियत संघ के तत्कालीन हुक्मरान उस तबाही को कम से कम दिखाने की कैसे कोशिश कर रहे थे। तो वॉइसेस ऑफ चेरनोबिल में तमाम तरह की आवाजें शामिल हैं, जिन्होंने वो हादसा झेला, जिन्होंने उसको करीब से देखा, जो अपने घर छोड़ के जाने को मजबूर हुए, जो वहां सैनिकों की तरह गए, जो वहां वैज्ञानिकों की तरह गए, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की तरह, जिन्होंने चीजों को डील करना चाहा, और उन्होंने कहा कि हमारे पास विकल्प क्या थे। हम गाली खाते, गाली खा रहे हैं, लेकिन किसी ने हमें समझने की कोशिश नहीं की। मैं उसका एक अंश जो बहुत मार्मिक है, पूरी किताब बड़ी मार्मिक है, और इसमें भी जो लंबा हिस्सा उद्धृत किया गया है कई आवाजों का, वो भी बहुत मार्मिक है। चूंकि मेरे पास समय नहीं है, मैं एक छोटा सा हिस्सा सुनाऊंगा। ये रहा। लोगों को कहा जा रहा है कि अब आप चेरनोबिल और आसपास का पूरा इलाका छोड़ दीजिए, यहां रहने लायक कुछ नहीं बचा। तो वो लिखता है, ये रहा वो छोड़ा हुआ मकान, ये बंद है, खिड़की की सिल पर एक बिल्ली है। मैं सोचता हूं जरूर मिट्टी की बिल्ली होगी। मैं आगे जाता हूं, और ये तो असली बिल्ली है। उसने घर में रखे सारे फूल खा लिए हैं, जेरेनियम के फूल। वो अंदर कैसे आई, या घर के लोगों ने उसे यहां छोड़ दिया था। दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ है, प्रिय दयालु व्यक्ति, यहां किसी कीमती चीज की खोजबीन न करना। यहां किसी कीमती चीज की खोजबीन न करना। हमारे पास ऐसी कोई चीज कभी नहीं थी, जो चाहे वो इस्तेमाल कर लेना, लेकिन जगह को गंदा मत करना। हम लौट कर आएंगे। मैंने अलग अलग मकानों में अलग अलग रंगों के निशान देखे थे। प्यारे घर, हमें माफ कर दो। लोग अपने घरों को ऐसे अलविदा कह रहे थे कि जैसे कि वे भी लोग हों, या उन्होंने लिखा था, हम लोग सुबह निकल रहे हैं, या हम लोग रात में निकल रहे हैं,
और उन्होंने तारीखें भी लिखती थीं और समय भी। स्कूल की कॉपियों के पन्नों पर नोट लिखे हुए थे, बिल्ली को मारना मत वरना चूहे सब कुछ खा जाएंगे। और एक बच्चे की राइटिंग में लिखा हुआ था, हमारी जुल्का को मत मार देना, वो एक अच्छी बिल्ली है। ये छोटा सा हिस्सा है, इससे ज्यादा मार्मिक, इससे ज्यादा संतप्त करने वाले हिस्से हैं। तो ये पूरी किताब नोबेल प्राइज लेखकों के अनुभव, उनकी लेखन शैली, उनके लेखकीय विशेषताओं के बारे में है। एनी अर्नो वो किस तरह लिखती रहीं, कैसे उन्होंने अपनी तकलीफ को, अपने संतरास को अपनी कविताओं में उतारा। और मार्केज पे एक बहुत सुंदर लेख है, और ऐसे तमाम लोग हैं। मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। और कहानियां भी हैं, यानी जैसे एनी अर्नो है। एनी अर्नो फ्रांस की राइटर हैं जिनको 2022 में नोबेल सम्मान मिला था। वो डायरी जैसी चीजें लिखा करती थी, और वो जिस तरह लिखती थी वो लगता था कि निजी अनुभव है, लेकिन उनमें हमारी सार्वजनिकता एक जगह पाती थी। और वो मैं कोशिश करूंगा कि शिव प्रसाद जोशी के गद्य का एक नमूना भी दे सकूं। जैसे लेकिन ये सब तो एनी अर्नो की है, कहीं और मुझे कुछ मिले तो मैं दिखाऊंगा। लेकिन एनी अर्नो की एक कविता का एक हिस्सा मैं चाहूंगा, एक विधवा के संताप और अंतिम विदाई की रस्मों के बीच। और उसके बाद सभी चले जाते हैं घर वापस, जो यकायक भर गया है आगंतुकों से। विधवा बैठती है सोफे पर बहुत सधे हुए अंदाज में, इसलिए लोग कतार में आते हैं उससे मिलने। कभी उसका हाथ पकड़ते हैं, कभी गले लगाते हैं उसे। वह ढूंढ लेती है कुछ न कुछ हर किसी से कहने के लिए। शुक्रिया अदा करती है उनका, शुक्रिया उनका आने के लिए। वह चाहती है चली जाना वापस कब्रिस्तान, वापस मरीज के कमरे में, अस्पताल में। वह जानती है यह नहीं है मुमकिन, लेकिन यह उसकी अकेली उम्मीद है, इच्छा पीछे लौट जाने की। और जरा पीछे, बस शादी जितना दूर भी नहीं, पहले चुंबन तक। एक स्मृति और श्रद्धांजलि के बीच अटकी हुई एक भावना किस तरह व्यक्त होती है। मोयान चीन के वहां की पाबंदियों के बीच वो कैसे वहां का सच लिखते रहे। ओल्गा तोकारचुक वो मानवीय संवेदनाओं की अप्रतिम लेखक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तारीफ तारीफ या ब्यौरे हैं जो मैं फिर से दोहरा रहा हूं। शिव प्रसाद जोशी ने जहां जरूरत समझी है वहां जमकर आलोचना भी की है, सवाल भी उठाए हैं। जैसे एक ओल्गा तोकारचुक की कहानी बड़ी अच्छी है, इसमें शतरंज का घोड़ा के नाम से कहानियां और भी हैं, मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं। ओल्गा तोकारचुक के अलावा लुइस ग्लिक की कविताएं हैं, और एलिस मुनरो की भी कहानी बहुत अच्छी कहानी है। छपाक नाम की कहानी, वो उनके जीवन की यंत्रणा से निकली कहानी है। और उनके मृत्यु के बाद बड़ी सेलिब्रेटेड लेखक रही कनाडा की। बहुत देर से जब उन्होंने लिखना छोड़ दिया था तब उनको नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन ये उनके मृत्यु के बाद उनकी बेटी ने राज खोला कि कैसे एलिस मुनरो के दूसरे पति, जो इसके सौतेले पिता थे, वो उसका यौन उत्पीड़न किया करते थे, और कैसे मां इस पे चुप रही। इस पे शिव प्रसाद जोशी ने बड़ी गंभीरता से बड़े जरूरी सवाल उठाए हैं और एलिस मुनरो को कटघरे में खड़ा किया है। इसी तरह पीटर हांडके को, जो बोस्निया में हुए मुस्लिम नरसंहार के समर्थक की तरह दिखाई पड़ रहे थे, उनको नोबेल दिए जाने की, उनके पक्ष की बड़ी तीखी भर्त्सना इस किताब में दिखाई देती है। ऐसे और भी प्रसंग हैं जो मार्केज की कहानी शामिल है। अब मार्केज पे जो टिप्पणी इनकी शामिल है शिव प्रसाद जोशी की,
वो बहुत पठनीय टिप्पणी है। वो मार्केज के जादू को हमारे पास रख देती है और उसको किस तरह देखते हैं वो, यहाँ मैं ज़रूर चाहूँगा कि कुछ हिस्से, ये लेख उनका समयहीन समय का जादूगर, उसकी शुरुआत भी बहुत अच्छी है और बीच में वो लिखते हैं, जैसे ये हिस्सा उनका देखिए, गैब्रियल गार्सिया मार्केज के नाम में ही मानो उनके रचना संसार का वो दृश्य छिपा है जिसे हम जादुई यथार्थ के रूप में जानने की कोशिश करते हैं। अपने घर और पुरखों की स्मृति को लातिन अमेरिकी संघर्ष और तकलीफ भरे अतीत से जोड़कर मार्केस ने अपने साहित्य का जो रास्ता चुना, जो उनकी रचनाओं की तरह ही अजीबो-गरीब किस्सों, रोमानों और विवरणों से भरा पड़ा है। बारिश, कीचड़, धूल और खून से सना ये रास्ता उनकी नानी की कहानियों और सपनों में भी फूटता है। लातिन समाज के ऊबड़-खाबड़ पथरीले आदिम अनुभवों से गुजरता ये रास्ता चमकीली सड़कों, भव्य पोशाकों, अप्रतिम सुंदरियों और आलीशान मकानों और होटलों वाले न्यूयॉर्क, पेरिस और मॉस्को तक जाता है। वे क्यूबा, कास्ट्रो, क्लिंटन और मित्रा तक भी जाता है और मार्केस को जानने के लिए वो हर दरवाजा खटखटाना पड़ता है जिसके अंदर भूगोल, इतिहास, संस्कृति और स्मृति के रहस्यों की कभी न खत्म होने वाली लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी सामग्री है। मार्केस ऐसे हर दरवाजे के भीतर हो आए हैं और ऐसे ही किसी बंद अंधेरे कमरे में जब उनके उपन्यासों के नायक चले जाते हैं तो उनकी दृष्टि इतनी तीखी और रोशन होती है कि सोना बनाने की मशीन को देख लेने के बाद वे ये भी देख पाते हैं कि उससे निकलते सोने का रंग कुत्ते के मल जैसा है। ये मार्केज का जादू है जो शिव प्रसाद जोशी के शब्दों में व्यक्त हुआ है। क्रास्नाहोरकाई को याद करते हुए काफका को याद करते हैं। काफका को लेखक ने बार बार अलग अलग लेखकों के संदर्भ में याद किया है और मुक्तिबोध को भी। इनको पढ़ते हुए, इस किताब को पढ़ते हुए सहसा ख्याल आता है कि संताप, त्रासदी या कोई सांघातिक चोट जीवन की ऐसी होती है जिसको एक बड़ा लेखक अपने अनुभव का, अपने स्मृति का हिस्सा बनाता है, धीरे धीरे अभिव्यक्ति में डालता है और उसको उस मोड़ तक ले जाता है। किताब के दो हिस्से हैं, मैं इस वाक्य को अधूरा छोड़ रहा हूं कई लेखकों के अधूरे वाक्यों की तरह। एक हिस्सा तो वह है जिसमें लेखकों की अपनी रचनाएं हैं, लेखकों पे शिव प्रसाद जोशी की टिप्पणी है। एक हिस्सा वो है जिसमें लेखकों के वक्तव्य, नोबेल प्राइज के साथ कमेटी के लिए उनका इंटरव्यू और उनके कॉलम सब शामिल हैं। जैसे विश्वावा शिम्बोर्स्का, जो हम सबकी बड़ी प्रिय कवित्री हैं, वो एक कॉलम लिखा करती थी और उस कॉलम में वो तमाम लोगों के जवाब देती थी सवालों के। कुछ सवालों के जवाब में चाहता हूं पढ़ना, जो अनुवाद के बारे में, कविता के बारे में उनकी राय बताता है और कितनी अनूठी सी चीज होती है कविता या रचना प्रक्रिया भी। एक जगह वो लिखती हैं, किसी के सवाल के जवाब में है, सवाल क्या है स्पष्ट नहीं है लेकिन जवाब से हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। पंख निकाल दो, धरातल पर आकर लिखने की कोशिश करो, क्या ऐसा कर सकती हो? दूसरा है, तुम्हें नई कलम की जरूरत है, जो कलम तुम इस्तेमाल कर रहे हो वो बड़ी गलतियां करती है, जरूर विदेशी होगी। तुम तुकबंदी में पूछती हो कि क्या जिंदगी सिक्के बनाती है? मेरी डिक्शनरी का जवाब ना में है। तुम मुक्त छंद को ऐसे बरतते हो जैसे वो सबके लिए स्वच्छंद हो, सबके लिए मुफ्त, लेकिन कविता हमेशा एक खेल है, थी और रहेगी। और जैसा कि हर बच्चा जानता है, हर खेल के नियम होते हैं, फिर बड़े लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं? आखिरी पढ़ दे रहा हूं, स्पष्ट कहने का डर, हर चीज को मेटाफर बना देने की निरंतर तकलीफ भरी कोशिशें और हर पंक्ति में खुद को कवि साबित करने की एक अंतहीन कामना, ये वे उद्विग्नताएं हैं जो हर उभरते कवि को घेरती हैं, लेकिन वे इलाज नहीं है, अगर वक्त रहते पकड़ ली जाएं।
ऐसे उद्धरण उनके, ऐसे वक्तव्य और भी हैं। पूरी किताब गुंटर ग्रास है, हेराल्ड पिंटर है, ओरहान पामुक हैं, डोरिस लेसिंग है, मोयान की बात मैंने की, सारामायो हैं, ओल्गा तोकारचुक तो मैंने बताया। तो ये तमाम लोग हैं, अब्दुल रजाक गुरनाह हैं। और उन सबको पढ़ते हुए, उनके बारे में पढ़ते हुए एक बार फिर शिव प्रसाद जोशी का आभारी होने की इच्छा होती है। मैंने इस कार्यक्रम में बहुत बार उनका नाम लिया इस वीडियो में। मुझे लग रहा था कि कहीं दोहराव न कर रहा हूं, लेकिन मुझे लग रहा था कि जब भी मैं कुछ पढ़ता था, हर बड़े लेखक के साथ एक आईना लिए शिव प्रसाद जोशी खड़े हो जाते थे, एक कोण लिए, एक दृश्य लिए, बताते हुए कि यहां से देखो, यहां से समझो, यहां से पढ़ो। ये एक सामान्य सी लगती किताब काश कुछ बेहतर ढंग से छापी जाती। प्रूफ की कहीं कहीं गलतियां मिलती हैं, लेकिन ये छोटी सी बात है, फिर भी मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने किताब मुझे भेजी। कोई वीडियो बनाने का इस पे इरादा नहीं था, लेकिन पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि ये तो एक जरूरी किताब है जिससे आपसे साझा किया जाना चाहिए। शुक्रिया।